कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स परमाणु भौतिकी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो हम लोगों ने बचपन में ही सीख लिया था कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ या मैटर को हम लोग क्या कहते थे, द्रव्य भी कहते थे। द्रव्य किससे मिलकर बना होता है, ये पदार्थ कितने प्रकार का होता है हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसके बाद देखते हैं कि किससे मिलकर बना होता है, तत्वों से। और जो तत्व होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, अणु से। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। और हमने फिर परमाणु की संरचना के बारे में पहले भी एक दो बार सरसरी नजर से देखा था कि ये परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन उनकी बाह्य कक्षाओं में अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। सबने पढ़ा, पहली कक्षा को हमने नाम दे देते थे के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन। इस प्रकार से डॉट 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 हम उनकी कक्षाओं को डिवाइड करते थे। और हर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना होता था। हम देखे थे कि पहली में कितना होता था, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। और इनकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग कक्षाओं में निकालने के लिए हमने फार्मूला भी पढ़ा। हम लोग पढ़ चुके, पिछली क्लास में एक दो बार चर्चा भी किए। क्या होता था, 2n² होता था। तो जो भी पहली कक्षा के लिए n कितना रखते थे, 1 रखते थे, दूसरी के लिए n 2 रखते थे, और तीसरी के लिए n कितना रखते थे, 3। तो जब पहले के लिए 1 रखते थे तो कितना आता था, 2, 2 रखते थे तो कितना आता था, 8 आता था। जब 3 रखते थे तो कितना आ जाता था, 18, 4 रखते थे तो कितना आता था, 32। इस प्रकार अलग अलग ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर लेते थे, ज्ञात कर लेते थे। तो अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कण क्या होता है। तो कण के बारे में सबसे पहले बताया था कणादि मुनि ने। कई एक बार ये प्रश्न भी आईएएस में आया है कि जो है सबसे पहले कण के बारे में बताने वाले भारतीय ऋषि कौन थे। तो आप लोग किसके बारे में बताएंगे, कणादि ऋषि। ठीक है, तो इसके बाद कणादि ऋषि ने बताया। फिर इसके बाद बताया गया कि जो कण होता है वो क्या होता है। कण एक से अधिक परमाणु, एक से अधिक मतलब एक या दो, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो कण में कम से कम 2 या 3 परमाणु होंगे ही, मिनिमम 2 तो होना ही होना, क्योंकि एक है तो स्वतंत्र अवस्था में वो क्या है, परमाणु है। तो कण में क्या होगा, एक से अधिक परमाणु होते हैं, उपस्थित होते हैं, और वो मिलकर क्या बनाते हैं, कण को बनाते हैं। कण को मतलब कण को हम लोग क्या कहेंगे, अणु। तो जो अणु को बनाते हैं, अणु में क्या होते हैं, एक से अधिक, मतलब हम कह सकते हैं कम से कम मिनिमम कितने होंगे, 2 परमाणु, या 2 से हम क्या कह देंगे, अधिक होंगे, इतने परमाणु होते हैं। ठीक है, और जो अणु है वो क्या होता है, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में क्या हो सकता है, रह सकता है, लेकिन या किसी भी रासायनिक अक्रिया में भाग नहीं लेता। या किसी भी रासायनिक, ये देखो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया था, किसी भी रासायनिक अक्रिया, इससे इसीलिए पूछ लिया जाता है क्यों, क्योंकि घुमा देता है, रासायनिक अक्रिया में भाग नहीं लेता। प्रश्न कैसा आता है कि अणु क्या है, तो उसमें दे देते हैं अणु किसी भी रासायनिक अक्रिया में भाग लेता है, अणु किसी भी रासायनिक अक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऐसे करके जब ऑप्शन देते हैं तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, या किसी भी रासायनिक अक्रिया में भाग नहीं लेता है। एक ऑप्शन उसी में और जोड़ दिया जाएगा, या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो याद रखना, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता। तो आपको सही या गलत कैसे भी पहचानना आना चाहिए। अगर आप पढ़े हुए तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो अणु के बारे में यह हो गया कि अणु रासायनिक अक्रिया में भाग नहीं लेता है। फिर हम लोग परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु क्या होता है, परमाणु वो है, क्या होता है, परमाणु जो है रासायनिक अक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या होता है, रासायनिक अक्रिया में भाग लेता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता। तो अणु क्या होगा, या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अर्थात इसमें एक से अधिक परमाणु सम्मिलित होंगे तभी वो स्वतंत्र होगा, और एक से अधिक जब सम्मिलित हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा। और जब अणु बन जाएगा तो रासायनिक अक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन प्रत्येक रासायनिक अक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, भाग लेता है। तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए, रासायनिक क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। फिर जानेंगे कि जो परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना के बारे में हमने देख ही लिया। परमाणु संरचना क्या है, जिसमें क्या बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद हम इससे भी विस्तृत बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो परमाणु होता है, सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश
इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और ऋणात्मक अवस्था में होता है। आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक, जिसको हम लोग ऋण आवेश भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और फिर प्रोटॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋण आवेश होता है प्रोटॉन पर उतना धन आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे धन आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना, खोज की थी गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। लेकिन जो इसका नामकरण है, नामकरण किसने दिया? रदरफोर्ड ने। इसीलिए जो है ज्यादातर क्या कहा जाता है कि जब अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसे आता है कि खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन, नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। और अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं तो आप लोग रदरफोर्ड में जाएंगे। ठीक है, तो नामकरण किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन की। हाँ, ये याद रखना, ये ऋणात्मक होता है और ये कैसा होता है? धनात्मक होता है। लिख भी दिया है। और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है। वो कैसा होता है? उदासीन होता है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। जब कोई भी आवेश नहीं है तो कैसा है? उदासीन, कोई भी आवेश नहीं। इसलिए सामान्य न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। याद रखेंगे हम लोग। इसके बाद याद रखना कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। हम लोग बचपन में याद भी कर लेते थे कि कैसे याद किया जाए, तो हम लोग याद भी करते थे। आपको भी पता होगा, ईंट पर नाच करके, ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच से कैसे निकालते थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन इंस्टीट्यूट का था। प्रोटॉन की रदरफोर्ड और नाच से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो इस तरीके से हम लोग ईंट पर नाच से बचपन में पढ़ लेते थे, आज भी पढ़ सकते हैं अगर थोड़ा बहुत याद करना चाहे तो। इसके बाद फिर अगला देखते हैं कि पॉजिट्रॉन क्या होता है। मैं सबसे पहले बात कर लूं कि जो मूलभूत कण कुछ होते हैं, मूलभूत कण या मूल कण। मूल कण क्या होते हैं? ये क्वार्क। मूल कण किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क होते हैं। मूल कणों को हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। और यही क्वार्क मिलकर ही क्या बनाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या जितने भी आप कण देख रहे हैं ये सब किससे, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? इन्हीं क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो क्वार्क क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मूलभूत कण होता है। अगर कोई इससे ज्यादा डिग्री आता भी नहीं, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि किसी भी पदार्थ का मूलभूत कण क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे वो क्या होता है? मूल कण क्या होते हैं? क्वार्क होते हैं। और इन्हीं क्वार्क से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जितने भी कण बने हैं, और ये सब इन्हीं से बनते हैं। और इनके जो एंटी कण भी पाए जाते हैं सब इन्हीं से होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। तो कोई पूछे कि पॉजिट्रॉन, केवल इसकी खोज ही पूछी जाती है, तो पॉजिट्रॉन की खोज को हम लोग याद रखेंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। और जो ये इसका जो चार्ज होता है ये भी क्या होता है? धनावेशित मूल कण होता है। ये भी कैसा है? धनावेशित मूल कण है। कैसे हैं? धनावेशित मूल कण। धनावेशित मूल कण। तो मूल कणों की खोज अब लगभग 30 से 32 मूल कणों की खोज हो चुकी है। हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते थे। जो तुम्हारे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, ये मतलब सॉरी, ये स्थायी मूल कण है। और ये बाकी जो है ये सब अस्थायी हैं। ये कैसे हैं? अस्थायी हैं। अर्थात ये बनते बिगड़ते रहते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। जब भी उनकी रिएक्शंस होती है तो बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन इतना पूछा नहीं जाएगा, केवल हम लोग याद रखेंगे पॉजिट्रॉन, केवल खोज पूछ ली जाती है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे हम लोग पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि जो न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली। पाउली का अपवर्जन नियम भी आप लोग क्लास 11th वगैरह का साइंस लिए थे तो पढ़े होंगे। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। किसने की थी? पाउली। इसके बाद आता है पाई मेसान, फोटॉन। फोटॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश जो है कैसा चलता है। फोटॉन क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं। किसके पैकेट या बंडल होते हैं? एनर्जी के, ऊर्जा के क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रकाश इन्हीं फोटॉनों के रूप में चलता है। अर्थात कोई भी प्रकाश जो भी एनर्जी को लाता है किसके रूप में लाता है? फोटॉन के रूप में लाता है। ठीक है, तो इस फोटॉन की जो खोज किसने की थी इसके बारे में तो हम लोग याद कर लेंगे। प्रकाश क्या होता है? छोटे छोटे बंडल होता है, छोटे छोटे पैकेट
या बंडल किसके होते हैं? एनर्जी के, ठीक, ऊर्जा के। पैकेट या बंडल होते हैं, बीड़ी का बंडल ना समझ लेना। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज आइंस्टाइन काका ने की थी, ठीक है। किसने की थी? आइंस्टाइन ने की थी। और जो पाई मेसान है, पाई मेसान की खोज किसने की थी? युकावा ने। यह भी एक अस्थायी मूल कण है। कौन सा है? अस्थायी मूल कण है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो जो भाई मूलभूत कणों की बात करते हैं तो इसमें भी दो माना जाता है। एक जो है ऊर्जा कण को मानते हैं और एक द्रव्यमान कण को मानते हैं। जो ऊर्जा कण होता है उसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, ना वो तो स्थान घेरता है, और जो द्रव्यमान कण होते हैं उनका क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है और वो स्थान भी घेरते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि नाभिक क्या होता है। तो नाभिक आपको पता है, नाभिक क्या होता है? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, और लगभग जो है परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है? यहीं केंद्रित होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इनके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाए रहते हैं। इसके बाद नाभिकीय बल जिसकी बात करते हैं, नाभिकीय बल भी आपने पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो नाभिकीय बल है हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। इसी के कारण टोटल मिलकर क्या हो जाता है? उदासीन। इसलिए परमाणु सामान्य अवस्था में कैसा होता है? उदासीन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे परमाणु सामान्य अवस्था में कैसा होता है, ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग बता देंगे परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्यों? क्योंकि उस पर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो प्रोटॉन पे धन चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे ऋण चार्ज दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं, जिससे परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं नाभिक के अंदर। जब हम देखते हैं कि नाभिक तो बहुत छोटा सा भाग है किसी भी परमाणु की अपेक्षा, और उस छोटे से भाग में समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, और वहां पे बहुत सारे प्रोटॉन पास पास में रखे हुए हैं। लेकिन उनमें तो चार्ज हम देखते हैं कि कौन सा आवेश है? धन आवेश। और इतने पास भी रखे हुए, और इतने पास रखे होने के बावजूद एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रोटॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते? तो हमको समझ में आया, हमने आगे जब पढ़ना चालू किया तो हमको समझ में ये आया कि जब ये 3 फर्मी या 3 फर्मी से कम दूरी पर जब दो प्रोटॉन स्थित होते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल ना काम करके कैसा बल लगता है? एक अधिक प्रभावशाली या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो क्या करता है? बहुत प्रभावी आकर्षण बल होता है, जिसके कारण प्रोटॉन आपस में चिपके रहते हैं, इनसे एक दूसरे से दूर जा नहीं पाते। इसीलिए परमाणु किसी भी परमाणु मतलब जो है नाभिक जो है क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता, नहीं तो नाभिक क्या हो सकता था? टूट सकता था। लेकिन टूटता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये 3 फर्मी से कम दूरी पर होते हैं। कितने फर्मी? 3 फर्मी। याद रखेंगे 3 फर्मी। और 1 फर्मी कितना के बराबर होता है? 10 की घात -15 मीटर। अर्थात जब भी दो प्रोटॉन 1 की घात 10 मतलब जो है 1 फर्मी या 3 फर्मी से कम की दूरी पर रखे हुए हैं, इतनी दूरी पे, तो उनके बीच प्रभावी आकर्षण बल कार्य करता है, जो उनके प्रतिकर्षण बल से कई लाख गुना ज्यादा होता है, ठीक। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। इसी के कारण क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे भारत में जो है नाभिकीय अनुसंधान जो है प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को जाता है। किसको जाता है? होमी जहांगीर भाभा। और सबको पता है कि होमी जहांगीर भाभा एक जो है विमान दुर्घटना में मारे गए थे। होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे कि नाभिकीय बल का कार्यकारी ह्रास। तो अभी हमने देख लिया नाभिकीय बल का कार्यकारी ह्रास लगभग कितना होगा? 3 फर्मी तक की ही ये काम करता है। तो हम लोग ये याद रखेंगे। तो इसके बाद अगला, शरीर में रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? और थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? और आर्सेनिक 74 है ना, आर्सेनिक 74 का चिकित्सीय उपयोग क्या है? हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शरीर में रक्त का थक्के को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना ये सोडियम के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, और वो क्या होता है? Na24, सोडियम 24। तो समस्थानिक और संभारी कभी हम बता देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद थायराइड ग्रंथ, इसके बाद एक हमने पढ़ा है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्या होता है, याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग क्या है? तो देखो सामान्य अवस्था में कैंसर का जो कैंसर के उपचार के लिए
किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60, ठीक है, सामान्य कैंसर। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थायराइड ग्रंथ की कैंसर के उपचार के लिए किस जो है समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। तो हम ये लोग यहाँ पे हम लोग किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? आयोडीन का करते हैं। और आयोडीन क्या होता है? आयोडीन 131। तो याद रखेंगे यहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद अगला आता है कि आर्सेनिक के समस्थानिक का जो चिकित्सीय उपयोग, मतलब चिकित्सा में आर्सेनिक के समस्थानिक का हम लोग क्या प्रयोग करते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें भी आर्सेनिक का उपयोग क्या करते हैं? जो ट्यूमर होता है, जो शरीर में कहीं भी गांठ बन जाती है मानव शरीर में, तो उसके जो है उपचार में उसकी जो खोज है, उसकी खोज किस समस्थानिक से की जाती है? आर्सेनिक के समस्थानिक से करते हैं। और आर्सेनिक का कौन सा समस्थानिक? आर्सेनिक 74। तो हम कहेंगे ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ट्यूमर या गांठ किसमें? मानव शरीर में ना, ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में। तो ये सब बहुत बार पूछे गए हैं। तो हमने इतने के बारे में जान लिया, तो यहाँ तक कि आपका कुछ नहीं छूटा हुआ है। इसके बाद आपको जो भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप उसके बारे में बिल्कुल पूछते रहिए। इसके बाद कभी कभी पूछता है कि मेसान की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे मेसान की खोज किसने की। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेसान की खोज किसने की थी। और एक और आपको बताना, मैं एक प्रश्न और आपको दे रहा हूं कि ट्रेसर तकनीकी क्या है, ठीक है, ट्रेसर तकनीकी क्या है। तो आप लोग को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि द्रव्यमान क्षति क्या है, बंधन ऊर्जा क्या है, और इसके बाद जो है हम लोग फिर रेडियो धर्मिता के बारे में भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि रेडियो धर्मिता के बारे में एनटीपीसी वगैरह में बहुत ज्यादा प्रश्न आते रहते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि।